नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहे, तो वहीं सुबह करीब 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार की तारीफ की। तो वहीं सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा सरकार निरंतर सशक्त कर रही है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि यानी कि निरंतर सशक्त कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहली सरकारों में सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिश या फिर रुपये लेते थे। नायब सिंह सैनी की सरकार ने इस बीमारी का इलाज किया है। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का अद्भुत ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा के है। और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी और ऐसी साथी सरकार मिली जिसने 25,000 युवाओं को नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूं। राजवीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी, नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, नरेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजवीर रोहिला जी, आपके पास आते हुए, देखिए आज पीएम नरेंद्र मोदी हिसार आए, उन्होंने काफी ऐसी सौगातें दी और इसके साथ ही यहां पर विपक्ष पे भी काफी हमलावर होते हुए नजर आए। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी ज्योति जी, काफी दिनों बाद आपसे मिलते हुए। ज्योति जी, आज हरियाणा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है ये, क्योंकि मोदी जी ने लगातार 2 रैलियां की हिसार और यमुनानगर में, और ये कोई चुनावी रैलियां नहीं थी, विकास को लेकर ये रैलियां थी। और जो विकास के जो निरंतर 2014 से जो मोदी जी का अभिषेक चले रहा है हरियाणा को, वो लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो उन्हें उनकी पूरी नजर रहती है हरियाणा पे, क्योंकि उनको हरियाणा के प्रभारी रहे एक समय को। तो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो भी एक कोऑर्डिनेशन रहा, और आज नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री है हमारे, जिन्होंने दूसरी बार शपथ लिया, तो वो भी एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो इसी नाते जो लाखों करोड़ रुपए जो हरियाणा को दिए गए हैं, वो 11 साल के जो टेन्योर में, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज जो हिसार जो उद्घाटन हुआ है, रेवाड़ी का भी उद्घाटन था आज, हिसार का भी और यमुनानगर का भी। तो जो रेवाड़ी में जो 4 लेन बाईपास का शुभारंभ हुआ आज, ये बड़ी बात है। और जो हिसार में जो एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया है टर्मिनल का, और जो एक जो उड़ान है वो जो एयरबैग ली गई है, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ लाखों रोजगार पैदा होंगे, इंडस्ट्री पैदा होगी, यहाँ एक टूरिस्ट हब बनेगा। और यहाँ जो आज दिल्ली और अयोध्या जोड़े गए हैं, इसके अलावा
अन्य शहरों को भी यहाँ से जोड़ा जाएगा। और 58 साल के हरियाणा के इतिहास में पहली बार है किसी सरकार ने सोचा और उसका कार्य रुक दिया। ये मोदी जी की सरकार में संभव हुआ है। और जो यमुनानगर में जो आज तीसरी यूनिट का जो क्रिटिकल यूनिट है जो उसका 800 मेगावाट का जो इस्लामिक किया है जो वो आने वाले 4 साल में पूरा हो जाएगा। क्योंकि उससे क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट झारखंड में जा रहा था 2023 में, लेकिन उस वक्त के हमारे ये सबसे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने प्रयासों से उसे यही रखा और उसको पास भी करवाया और उसके जो एक रोड मैप होता है उसको पूरा तैयार करके उसके बाद ये शिलान्यास हुआ इसका। तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा के लिए मोदी जी का विशेष चुने तो उनका आशीर्वाद है जो हमें मिलता है और हरियाणा के शोषित दलित वंचित हारी पारी के पारी सबको इसका फायदा मिलेगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि वे पार्सलिटी करते हैं। जो योजनाएं बनाई जाती है वो चाहे केंद्र की योजना है चाहे राज्य की योजना है और सभी योजनाओं का सभी के लिए है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हरियाणा एक और हरियाणा भी एक। हम लोग सिर्फ इस नीति पर काम करते हैं। वो नीति आपको भ्रष्टाचार पर देखने को मिली है। जब 2009 के बाद कांग्रेस कभी सत्ता में पूर्ण बहुमत से लिया है तो आप भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार इनको आगे दिखाने का काम किया, जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से। जनता ने ये बात तय करने की भी विकास की राजनीति के साथ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं और आज ये दिन देखने को मिल गया हमें। ठीक है, नीरज गुप्ता जी आपके पास आते हुए देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी हिसार आए, उन्होंने कई सौगातें दी, इसके साथ ही कांग्रेस पर भी हमलावर होते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी और पैसे देकर नौकरियां लेनी पड़ती थी। देखिए, आज मैं उनका भाषण छोड़ था, लाइव भाषण। देखिए, उन्होंने सिर्फ 5-7 मिनट अपनी सरकार के कामों को गिनवाया, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे ट्रिपल इंजन की हरियाणा में सरकार हो। उसके बाद वो सारी बातें छोड़ के जितना ही भाषण का समय कांग्रेस में शुरू हुआ कांग्रेस में खत्म हुआ। कांग्रेस या गांधी परिवार पे हमला बोल दिया, कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, कांग्रेस का रोना दूर करे। भाई साहब, मैं आपसे, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप अपना डाटा सार्वजनिक कीजिए। आपने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। सुनिए, अरे सुनिए ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है भाई? जनता को बताइए। जनता में डिसाइड करते हो आप, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराते हो। आपने कहा था, इनको चुप कराइए मैडम जी, इनको चुप कराइए। आपने कहा था अपना मैनिफेस्टो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, राजवीर जी मैं आऊंगी आपके पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो 10 साल के रोजगार 20 करोड़ बनते हैं। बताइए 2 करोड़ रोजगार या 20 करोड़ रोजगार, 4 करोड़ रोजगार, वो डाटा कहाँ है? आप डाटा सार्वजनिक जनता को बताइए। हमें 2 करोड़ रोजगार आए साल देने थे, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है ये बताइए कहाँ? सोच स्मार्ट सिटी का वादा किया था, उसका डाटा सामने किए। आज जनता को मुद्दों से भटकाते हैं। जब भी जनता इनको समझ नहीं आती हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराते हैं, कोई ना कोई बिल ले आते हैं। आप अपने डाटा पूरे कीजिए ना भाई साहब। आपने कौन से, मैं ये कहता हूँ 10 साल में आपने पूरे 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। आप बात करते हो 2 करोड़ रोजगार हर साल की, बताइए। और मेट्रो जो आपने कहा था 100 सिटी बनाएंगे स्मार्ट सिटी, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, कौन सा स्मार्ट सिटी है? एक भी स्मार्ट सिटी बना तो बताइए। देखिए, उनका काम है कांग्रेस को कोसना, दिन रात उन्हें कांग्रेस दिखाई देती है, गांधी परिवार दिखाई देता है। वो अपनी सफलताओं को कांग्रेस में कोस के ठंडा करते हैं और उनके 2-4 पैट डायलॉग हैं कि भाई और बहनों, मेरा इस धरती से पुराना रिश्ता है। ये तो उनका पैट डायलॉग है। किसी भी स्टेट में किसी भी कहीं जगह जाते तो सबसे कहते हैं मेरा पुराना रिश्ता है, चाहे वो हरियाणा के हिसार हो चाहे यमुनानगर हो, कोई भी ऐसा गांव जिला जहां से उनका पुराना रिश्ता न हो। तो वो जनता उनकी बात को समझती है। ठीक है, सरकार इनकी जनता ने बनवा दी। आप अपने वादे पूरे कीजिए। 2,500 बहनों के खाते में आने तो आज तक नहीं आए। 500 का सिलेंडर मिलना था वो नहीं आया। और 2,500 में भी माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसे करोड़ लगा दिए। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा। ऐसे ही इन्होंने दिल्ली में किया 8 अप्रैल को महिला दिवस पे मोदी जी ने गारंटी दी थी चाहे कुछ भी हो जाए 8 अप्रैल को खाते में पैसा आएंगे। ये नहीं बोला था उन्होंने अमित की समीक्षा करेंगे, सरकार पे पैसा नहीं है। बाद में उन्होंने तरह तरह की उसमें करोड़ लगा दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शायद ही 1-2% महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा था हर घर में होली के दिन सिलेंडर फ्री मिलेगा। अब होली भी चलेगी, कोई सिलेंडर फ्री नहीं मिला। सिर्फ बातों मूल जाते हैं। रही इनकी एक बात और बोल दूं, सिर्फ अपना गुणगान करते हैं, अपना एक कोई भी ये भूल जाते हैं। हिसार एयरपोर्ट किसकी देन है? ठीक है, उद्घाटन आपने किया, उसमें कार्य आपने बढ़िया, अच्छी बात है। हरियाणा के लोगों को बेनिफिट मिलेगा, हिसार के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, लेकिन शुरुआत किसने की थी? ठीक है, यानी जमीन कवार किसने की थी?
ठीक है राजवीर जी, यहाँ पर यानी साफ तौर पर नीरज गुप्ता जी का कहना है कि बीजेपी के कथनी और करनी में काफी फर्क है। उसका प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया? कांग्रेस सरकार ने तैयार किया। उसका प्लेटफॉर्म कांग्रेस सरकार ने किया। अगर आज वो रनवे पे जहाज जोड़ रहा है तो कांग्रेस सरकार की देन है, क्योंकि उसका बेस कांग्रेस ने तैयार किया। आप ठीक है उसको उद्घाटन कर रहे हो, आपने परमिशन दिलवा दी, सब कुछ कर दिया, मानता हूं इस बात को, लेकिन आप जहाज को भैया सीधे कच्ची सड़क पर उतार सकते हैं? वो जमीनें हमने एक्वायर की, उसकी रोड मैप हमने तैयार किया, महाराजा के नाम हमने दिया। तो आप सिर्फ कांग्रेस को कोसना कि कांग्रेस ये उसको कोसना बंद कीजिए। हम विपक्ष में है और हम जनता के लिए सवाल पूछेंगे, आप उसका प्रदेश में इतनी चलने की बात नहीं है कांग्रेस ने क्या नहीं किया। वो कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री खोल लेते हैं, 75 साल में ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे भैया देश ने चुना है, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, अरे संविधान के अनुसार सरकार चुनी गई है, कोई सरकार लुटेरी सरकार नहीं थी आपकी तरह, कोई हमने क्यों सरकार गिराई है किसी की, हमें देश की जनता ने चुना है। अगर हमें 35-50 साल शासन कर रहा है तो आपने हमें राइट नहीं दिया, संविधान ने राइट दिया है, तो आप बार बार इस बात को क्यों करते हैं? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, संविधान लोगों को, संविधान में लोगों ने चुना हमें। और आपको ये भी याद दिला दूं, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक थे हमारे, तो इंदिरा गांधी जी ने उनको बनाया था, 4 MP आपको अपॉइंट कराए थे अपने एमपी को, आपको कोई MP नहीं था, उनको विदेश मंत्री बनाया। तो आप इन तरह कोसना बंद कीजिए, आप सरकार की रोड मैप तैयार कीजिए, 2500 बता के जाइए चैनल पे, आप कब देंगे और 500 वर्ष तक कम मिलेगा। और आपने क्राइम फ्री स्टेट का वादा किया था, बताइए कौन सा क्राइम क्यों हुआ? मैं फरीदाबाद से आता हूँ, नरेश भाई बैठा है, फरीदाबाद में आए दिन क्राइम होता है, कहो तो मैं डाटा देता हूँ। अब तो भैया पूरा हरियाणा में क्राइम था। नायब सैनी जी ने क्या बोला था, भैया मैं आ रहा हूँ, या तो हरियाणा छोड़ जाओ या अपराधी सुधर जाओ। कोई सुधरे? अपराधी तो कोई नहीं सुधर दे, आपको जो सुधार दिया। ठीक है, मैं कौन सा आ रही हूँ मैं राजवीर जी, आ रही हूँ। ठीक है राजवीर जी जवाब दीजिए। देखिए साफ तौर पर उनका तो यही कहना है कि बीजेपी के कथनी और करनी में काफी फर्क है, और बीजेपी हमेशा जो है बस उसको कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं आता, और ना ही जो भी अपनी उपलब्धियां जो है आज तक नहीं वो गिनवा पाती है। जी आज का उनका भाषण उदाहरण है, पूरी देश की जनता देख रही है। उन्होंने जवाब में 30 मिनट कांग्रेस को कोसा है। ठीक है, ये भाई साहब भी जानते हैं, रोहिला साहब इस बात को मना नहीं कर सकते। ठीक है राजवीर जी बोलिए। ज्योति जी अभी इन्होंने बोला कि सरकारें गिराई, हमने किसी भी सरकार को नहीं गिराया, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा डाटा देता हूँ, 90 सरकारें इंदिरा गांधी जी ने गिराई है 356 का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, इसका 50 बार दुरुपयोग किया गया। तो तानाशाही इंदिरा गांधी जी के समय थी या कांग्रेस के समय थी, यह बात तय कर लो आप, ठीक है। आप लोगों ने एमरजेंसी लगाई है, उस पर आपके नेताओं ने माफी मांगी है। आप ये कहने में अगर आप जख्म करो देगा तो दर्द और ज्यादा होगा आप लोगों को। अब मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता था, मैं उन पर नहीं जाना चाहता था। आप लोगों ने बंद करो आप, अब समय मेरा समय मत लो ना। तो कांग्रेस की सरकार ने तानाशाही की, और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया जो अपनी टीम के साथ मिलकर, वो संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। क्योंकि आज जो जयंती है बाबा साहब के नमन करते हुए मैं कहता हूँ, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो सम्मान महापुरुषों को दिया वो किसी ने नहीं दिया। उनके तो 5 स्थान थे जहां उन्होंने रहे, शिक्षा ग्रहण की या जहां उन्होंने अपना रोजगार अर्जित किया, उन स्थानों को तीर्थ स्थान का दर्जा दिया, उनको डेवलप किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। इंग्लैंड तक में उनका सम्मान किया गया है। तो ये चीजें आप लोगों ने तुष्टीकरण किया, आप लोगों ने ओबीसी को लूटा, आप लोगों ने मुस्लिमों को लूटा, आप लोगों ने हर उस वर्ग को लूटने का काम किया जिस वर्ग ने आपको वोट दिया। ओबीसी के लिए उद्धव सरकार ने क्या किया मैं बता देता हूँ आपको। 500 रुपए की एक टंकी दी थी आप लोगों ने पानी की, वैसे उस पर धर लो, वहां पे उस पर आपने वोट मांगे थे, ठीक है। लेकिन मोदी जी ने हर घर जल योजना से हर घर में जल पहुंचाने का काम किया टूटी द्वारा। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष्मान योजना से लाखों लोगों को लाभ दिया हरियाणा में, ठीक है ना। आप लोगों के पास कोई डाटा नहीं है, जनता ने आप लगा चुकी है आपको। आप बीच में मत बोलो, बीच में मेरा समय मत खाओ, लेकिन आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, मेरे जी बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ये तो डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी, ये डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी, बोलने तो मुझे, मैं खत्म कर रहा हूँ अभी। तो
हमारी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी के नाते मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक कसम ली थी कि बिना पर्ची बिना खर्ची मैं नौकरी दूंगा। पूरे 2 नौकरियां उनके नेतृत्व में दी गई है। 25,000 नौकरियां न्यायशाली जी ने उन्हीं के मार्गदर्शन आगे बढ़ते हुए दी है। ये एक माइलस्टोन सेट किया हम लोगों ने, क्योंकि इन लोगों की डिपार्टमेंट लिस्टें बनती थी, इन लोगों के मंत्रियों के 1.5 लोग खड़े रहते थे। हरियाणा के किसी मंत्री के पास एक पर्ची नहीं लेके सकता तो नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये पारदर्शी जो किया उसका बराबर जिक्र जनता ने भी किया है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने 4-5 पीढ़ियों से कोई नौकरी नहीं थी, उन लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी की सरकार, न्यायशाली जी की सरकार ने किया। और ये सच्चा है बिल्कुल, इसको आप नकार नहीं सकते। और ये युवाओं ने इस बारे में बड़ा बढ़ के वोट दिया है। ठीक है, मैं लौटूंगी। हमारे साथ नरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और नरेश शर्मा जी, आपके पास आते हुए देखिए, आज इस पीएम नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस दौरे को देख रही है? जी ज्योति, नमस्कार आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी। आपने कहा कि मोदी जी आते हैं, सबसे रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन अपने रिश्ते की आज तक किसी को भी नहीं बता पाए कि उनका रिश्ता क्या कहलाता है। जो रिश्ते को वो नहीं निभा पाए और हर जिले के अंदर, हर देश के अंदर, अपने इंडिया के अंदर, हर राज्य के अंदर जाके कहते हैं मेरा पुराना रिश्ता है, लेकिन पुराने रिश्ते को अपने जो ओरिजिनल रिश्ता है उसको तो बताएं इसका क्या रहा। कम से कम जो आदमी अपने रिश्ते को नहीं निभा पाया तो वो राज्य के लिए और जहाँ भी जिले के अंदर आके उसका रिश्ता कैसे निभा पाएगा वो अच्छी तरह से बताएं। तो रिश्ते सब जगह चलते हैं और जब तक बैलेंस बना के रखने पड़ते हैं। फिर अगर ये अभी बात की इन्होंने कि मैं खुद पूछता हूँ मोदी जी से, अभी थोड़ी देर की स्टेटमेंट थी कि मुस्लिम के लिए बात करते हैं मुस्लिम। मैं तो कहता हूँ कि अभी इनका प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम बनाएंगे नहीं बनाएंगे? चैलेंज करता हूँ, राजवीर भाई लिख लो, आज रिकॉर्डिंग है। कहीं भी मोदी जी अपने कैबिनेट के अंदर भी, पहले बता दीजिए कितने कैबिनेट के अंदर आपके मुस्लिम मिनिस्टर था? कैबिनेट के अंदर आपके पहले प्रवक्ता होते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर थे पिछली बार में, उनको भी हटा दिया गया। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि उसके बाद जब आपका काम आएगा बता दीजिएगा, क्या मोदी जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम बनाएंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और फिर आ जाते हैं बात जो हरियाणा की रही, उसके ऊपर बात करते हैं कि 15,000 करोड़ की जमीन जो है हरियाणा ने मुफ्त दे दी है और हरियाणा के ही उसका उत्तराधिकारी नहीं है और उसको केंद्र कह रहा है कि ये जमीन हमारी नहीं है। अरे हरियाणा ने जमीन दी, हरियाणा का एयरपोर्ट हो गया और उसको मैनेज कौन करेगा और सारी की सारी जमीन पे काबिज कौन होगा? वो केंद्र सरकार होगी। पहली बात तो हरियाणा के लोगों से धोखा किया गया। दूसरा ये कि वहां कार्गो की व्यवस्था कोई नहीं की गई। कार्गो नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से आएगा? हरियाणा के अंदर बिजनेस नहीं आएगा तो बेरोजगारी तो अपने आप बढ़ेगी और इनके आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। तीसरा की नाइट लैंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे किसी को इमरजेंसी मिल जाए नाइट के लिए, क्या वो नाइट लैंडिंग करने के लिए हिसार की जगह दिल्ली आना पड़ेगा, उसे दिल्ली से लैंड करना पड़ेगा या कहीं भी जाके उसकी फ्लाइट लेनी पड़ेगी। फ्लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं करी। फिर जो निर्माण कार्य होने थे उसके अंदर जो घोटाले हैं इन्होंने खुद बताए और मिली भगत से जो पुरानी सरकार के अंदर उनकी गठजोड़ की सरकार थी, मोदी जी गठजोड़ तो हो ही नहीं पाया था, वो अभी तक सफल नहीं हो पाया कहीं भी। जो इनको गठजोड़ करना था, पारिवारिक गठजोड़, उसके लिए हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे ये जो गठजोड़ थे एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की उनकी पुरानी नीति रही है, तो इनकी सरकार ने खुद इल्जाम लगा दिया कि उनकी सरकार में घोटाले, मतलब डिप्टी सीएम होते हुए घोटाले हुए या पैसे की मिली भगत सबने करी है, ऐसा नहीं करी। और सारा का सारा इल्जाम किसी और के ऊपर लगा रही। जब हमारे एयरपोर्ट ही सुरक्षित नहीं थे या उसके अंदर जो भी कमियां निकाली गई, उसके बाद भी मोदी जी कभी उद्घाटन करने की लायक नहीं थे इस चीज के लिए। क्योंकि जब तक किसी चीजों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होती है उसके अंदर कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब तक उसकी जांच नहीं कर लेता उसका जायज नहीं होता। मोदी जी को बताता हूँ कि मोदी जी क्या काम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का काम करते हैं। कि पहले एक बार मैं बताता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ वहां पे भी आए थे, एक अम्मा हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उसका उद्घाटन करके चले गए। मैंने पहली बार देखा था इस देश के इतिहास के अंदर कि एक प्रधानमंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आता है, उसको बोला कि ट्रस्ट के थ्रू सबसे ज्यादा बिल उसी अस्पताल में मचाई हुई है और पूरे पंजाब एशिया के अंदर जो बोलते हैं कि सबसे महंगा कॉस्टली अस्पताल आज के टाइम में वो कहलाता है। मोदी जी आए थे एम्स के लिए, एम्स की नींव रखने के लिए 11 साल लग गए और वो ईट के लिए आज तक 1 करोड़ की बिल्डिंग भी खड़ी नहीं हुई है, वो भी रेवाड़ी के अंदर। अभी जो कहिए कि आईआईटी के लिए बस एक शक्कू का छोड़ा गया, वो आईआईटी के लिए अभी जमीन नहीं मिलेगी और वो फिर 10 साल लगेंगे उसके लिए भी। हरियाणा को इस तरह से धोखे में रखा जाता है। मोदी जी ने हरियाणा को कभी, चाहे वो प्रभारी रहे या नहीं रहे, वो भी नहीं। आज तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते
कम से कम हरियाणा के लोगों को एक ऐसी इंडस्ट्री देते जिसके थ्रू रोजगार मिलता, बेरोजगारी से थोड़ा सा हरियाणा बाहर आते। क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा एक पहले से डेवलप स्टेट कहा चलाया गया, वहां पे जमीनों के रेट बहुत महंगे हैं, उस हिसाब से कहीं भी रोजगार देने के लिए ये विफल रहते हैं। और ये कहते हैं कि गुड़गांव जो है एक वेल डेवलप सिटी होने के बाद, डेवलप इनिशियल टाइम में नहीं हुआ, वो पहले ही हो चुका था, एक फरीदाबाद हो चुका था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू। इनके बाद आप देखिए कि शराब के रेवेन्यू मेरे को पिछली बार के आपने मालूम है, लास्ट ईयर के देखेंगे आप, कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए तो फरीदाबाद ने दिया, 2000 करोड़ रुपए गुड़गांव ने दिया। किसी देश की जीडीपी जो एक राज्य के लिए, हिमाचल का देख लीजिए, उसका 3000 करोड़ का बजट ही इससे रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे 2 जिले दे रहे हैं इसका रेवेन्यू, फिर भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। उस कर्जे के लिए कोई नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं बोला कि कर्जे के लिए। आज क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती गई देश के अंदर, उसके लिए कहीं नहीं बोलते गए कि मैं आपको कोई फायदा दूंगा, क्योंकि क्रूड ऑयल जब से मोदी जी आए हैं क्रूड ऑयल की कीमत घटती रही, लेकिन मोदी जी का रेवेन्यू बढ़ता रहा। वो अपनी जेब बढ़ते रहे, अपनी पार्टी की जेब बढ़ते रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको सस्ते में चीज मिल रही है और देश को महंगे में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जेब बढ़ रहे हैं और किसकी जेब बढ़ रहे हैं। अभी देखा कि आपने सिलेंडर को महंगाई के लिए सिलेंडर देने की थोड़ी 500 रुपए और 50 रुपए बढ़ा दी, मतलब 10% की तो हाइक जो आप गरीबों को देना चाहते थे और 10% मिडिल क्लास की जेब से बोझ डाल के उनको भी नहीं दिया, जो पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे। सबसे पहले इन्होंने आज मोदी जी कहते थे कि हरियाणा के अंदर जो है किसी को भी आपने कहा शौचालय बना दी गई, ठीक है, आपने शौचालय टैक्स लगाया था, देखिए राजवीर जी, जनता के फ्री फंड में लिया, ठीक है, और कई 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, उसका आज तक मोदी जी हिसाब नहीं दे पाए। ठीक है राजवीर जी, देखिए तमाम उन्होंने मोदी जी तमाम ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी बात है ये दिल्ली में इन लोगों को जो झटका लगा है उसके बाद तो अस्त में हो ही गई है। अब इनके जो नेता है सुप्रीमो, वो अब नजर नहीं आते, वो पंजाब में नजर आते हैं। भाई वो मुझे लगता है भगवंत मान की कुर्सी से नजर होगी, इनका तो लग रहा है क्योंकि वो उद्घाटन जबकि वो किसी सभी के नेता नहीं है, एक पार्टी के सुप्रीमो सरकारी कार्यक्रम में वो जब उद्घाटन कर रहे हैं और भगवंत मान जी साइड में खड़े हैं, तो शायद अंदाजा लगा सकते हैं उनकी पार्टी में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है मतलब आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो मुझे लगता है कि भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। और उसके बाद अभी ऐसे गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात में 25 लाख वोट हो जाएगी, इनके आज इनके जो विधायक उनका आता पता नहीं कहाँ है वो, तो जनता इनकी सच्चाई जानती है। अरे नहीं प्रेम है भाई, प्रेम है ये भाई साहब, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी के 170 से 80 सीटें क्या करेंगे बताइए मुझे, आप क्या करें? आपने जब आप डिबेट में बैठे बात तो करनी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ। ठीक है नीरज गुप्ता जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले आप उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं लूंगी जवाब आपसे। सर क्या रहा है आम आदमी पार्टी में अब यहाँ बड़ा संघर्ष का दौर है, क्योंकि आधे नेता इनके जेल में जाके आए हैं, ठीक है ना, तो वो भी तो ये साबित नहीं कर पा रहे अपना को निर्दोष। ठीक है नीरज गुप्ता जी, आपका एक छोटा सा कॉमेंट। हाँ जी नीरज गुप्ता जी एक छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता साथियों को बताना चाहूंगा, दूसरे में गलतियां निकालना छोड़े। ये सारा दिन कांग्रेस को कोसते रहते हैं और मोदी जी भी यही काम कर रहे थे और मेरे प्रवक्ता साथी भी काम कर रहे हैं। आप हरियाणा के विकास की बात कीजिए, 10 साल में हरियाणा सरकार को मोदी जी ने बजट में क्या दिया? कुछ नहीं मिला, सिर्फ झुंझुने के अलावा। कोई खास पैकेज दिया तो बताइए। अब ये बात कर रहे थे भी ये जो प्लांट लगाया हमने जो झारखंड जा रहा था, 2023 में झारखंड जा रहा था। भाई झारखंड तो जाने से रोको गई कि झारखंड में आपकी सरकार नहीं, अगर आपकी बीजेपी सरकार होती शायद वहां चला जाता, इसलिए आपके मुख्यमंत्री जी ने रुकवा दिया। आपने खुद ही बोला है, अरे झारखंड में तो लोग रहते हैं, अगर वहां चला जाता तो क्या होता? जो आपका सबका साथ सबका विकास, तो सुनारे की तो हवा निकाल दी आपने खुद ही अपने मुंह से बोल के कि भाई झारखंड जा रहा था, झारखंड चला जाता तो क्या दिक्कत थी? झारखंड भी तो देश का हिस्सा है, झारखंड में देशवासी रह रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास कहा रहा। अगर सरकार आपकी होती वहां चला जाता, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, तो सिर्फ वहां गया नहीं, इसलिए पूरी कोशिश करके आपने प्लान यहां लगवा दिया। इसलिए आपका सबका साथ सबका विकास सब छोटा कमेंट। और ये हमारे अभी भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी डरी नहीं, आम आदमी पार्टी संघर्ष की पार्टी है और एक देशभक्तों की पार्टी है, कभी नहीं डरती। अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की दिल्ली के अंदर उन्होंने चुनाव से पहले बहुत कोशिश करी थी, आज तक हमारा कोई नहीं, हम जेल जाने से डरते ही नहीं कोई भी। कोई बात नहीं, जेल के रास्ते तो कभी नहीं कभी समय बदलेगा, समय परिवर्तन है, धरती गोल है, सब पता चलेगा जेल कौन जाता है कौन नहीं जाता। अब कैसे आप देख दीजिए, जब तक केजरीवाल जी बाहर आए हैं, कोई भी कोई ऐसा कोई मुद्दा है, ठीक है बेल पे है,
कहीं ना कहीं कोई पहले तो बेल भी नहीं मिल रही थी, जो ये इन्होंने लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले रखा है। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि जो बाहर आने के बाद में जो पहले हम भी कहते थे कि ये सब कुछ, आज देश कहता है पूरा का पूरा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।